जैसे आपने मेथड कॉलम में एक क्वेश्चन किया और क्वेश्चन को पैटर्न जरा समझेगा। मान लीजिए वहां पर सबसेक्शन ए और सबसेक्शन बी दिए हुए हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसेक्शन ए में मान लीजिए 5 नाम है, सबसेक्शन बी में 5 नाम है। आपने उनको मैच कर दिया कि पहले का सबसेक्शन ए का पहला सबसेक्शन बी के तीसरे से मैच होता है, आपने लाइन बना दी, दैट इज कॉलिंग द मेथड कॉलम। लेकिन इसी में उन्होंने एक नई क्रिएटिविटी लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने क्या कहा, सबसेक्शन ए में मान लीजिए उन्होंने 10 नाम दिए, सबसेक्शन बी में उन्होंने 25 नाम दिए। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द नंबर 1 नेम ऑफ सबसेक्शन ए इन द दैट इज। आपको ऐसी शुरुआत करनी है कि सबसेक्शन ए का पहला नाम आगे सबसेक्शन बी के उन 20 किन नामों से मैच करता है। मतलब मैचिंग के नाम जो है दैट कुड बी मोर देन वन, दैट इज कॉलिंग मैट्रिक्स मैच। सभी को बात समझ आ गई? आई रिपीट दिस वन, ध्यान से समझना वापस। जैसे हम लोग मैथड कॉलम में पढ़ते थे सबसेक्शन ए सबसेक्शन बी, सबसेक्शन ए में हमें 5 नाम मिलते थे, सबसेक्शन बी में हमें 5 नाम मिलते थे। हमारा काम होता था कि भाई पहला अगर मान लीजिए सबसेक्शन ए का है तो वो हमें ऐसा लगता है कि सबसेक्शन बी के तीसरे से मिलता है, तो इसी प्रकार से पहला का तीसरा, दूसरे के साथ में 14, इस तरीके से हम लोग मैच बनाते थे। दैट वाज कॉलिंग मेथड कॉलम। क्लियर? हिंदी में क्या बोलते हैं ध्यान रख लेना, मेथड कॉलम ही बोलते हैं, गुरु की मत देखो। आगे बात करें मैट्रिक्स मैच। मैट्रिक्स मैच का सेंस हमने ये निकाला है, अगर मान लीजिए उस मेथड कॉलम जैसे क्वेश्चन के पैटर्न में आपने सबसेक्शन ए में मान लीजिए 10 नाम दिए और सबसेक्शन बी में मान लीजिए आपने 20 नाम दिए, तो आपको ये ध्यान से सोचना है कि सबसेक्शन ए का वो जो पहला नाम है सबसेक्शन बी के उन 20 किन नामों से रिलेट करता है। पता गया है? सभी को बात समझ आ रही है? जैसे कि हल्का सा अपना एग्जांपल ले लें, एचआईवी वायरस। अब एचआईवी वायरस की जगह पे मान लीजिए केवल एचआईवी लिखा हुआ है, केवल एचआईवी। पहला ऑप्शन सबसेक्शन बी में वायरस, ऑफ कोर्स एचआईवी इज द वायरस, वी नो। दूसरा, इट इज हैविंग 2 सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ऑफ कोर्स अगेन करेक्ट, तो दूसरा भी हम उससे मैच कर सकते हैं। तीसरा, इट्स अ ह्यूमन वायरस ओनली, ये भी हम लोग मैच कर सकते हैं, वो ह्यूमन को ही अफेक्ट करता है। और तो अपन जानते हैं कि वायरस हमेशा हो सकता है, पूरा पता गया है। ये बातें इतनी डिटेल में इसलिए बताई गई है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं मैट्रिक्स मैच किसका पूछा गया है, केवल बायोलॉजी में, नॉट द पोर्शन ऑफ द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो टोटल दैट कम्स टू द 3। इसके लिए आखिर आपको किस बात का ध्यान रखना है, दैट इज लाइक अ मेंटल एनालिसिस। ये किस बात की तरह है, जैसे हम लोगों ने पहले भी ध्यान दिया था कि वो 2 to the 8 का जो एक पैटर्न होता है, लगभग बातें ऐसी यहां पर है कि आप एक पर्टिकुलर टर्म को 2 टर्म से तो मिला चुके हैं, लेकिन मान लीजिए वो 3 टर्म से रिलेट होता हो और आपने तीसरे टर्म को नहीं मिलाया तो यू वोंट गेट द मार्क्स। और जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3 क्वेश्चन आते हैं अगेन द वेटेज इज व्हाट 15 मार्क्स। बात समझ आइए? तो आपको बहुत ही मेंटल अलर्टनेस के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फॉर ट्रू एंड फॉल्स एंड करेक्शन। देखिए ट्रू एंड फॉल्स और करेक्शन क्या होगा, यहां पर भी सीबीएसई का नया तोड़ा क्या कहता है, हम लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स पढ़ाए हुए चुनू क्लासेस में। क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया, आपको ये सोचना है कि आपको ट्रू लगता है तो दैट्स ओके, आप टी लिख देंगे, फॉल्स लगता है तो फॉल्स लिख देंगे। लेकिन यहां पर इन्होंने एक नया काम किया जो लगभग हम हर दिन क्लास में करते हैं, वो क्या है, एक स्टेटमेंट दिया, आपसे पूछा गया क्या लगता है, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, आपको क्या लगता है सही है या गलत है। तो आपने क्लास में ध्यान दिया होगा, हमने जब भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया और आपको लगता है कि नहीं सर ये बात तो गलत है, तो बता सही क्या है। ऐसी बात होती है, लाइक व्हाट इज योर ट्रू एंड फॉल्स एंड करेक्ट। मतलब इफ यू सपोज टू कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट्स वेरी मच ओके, बट अगर आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट गलत है तो आपको उसी वक्त वहां पर उसका सही भी लिखना है। तो दैट इज कॉल्ड फॉल्स एंड करेक्शन। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक कर लो वही बहुत है, हैं 2-3 देते तो दिक्कत हो जाती। आप जरा ध्यान दीजिएगा, दैट इज स्किल रिक्वायर्ड, दैट इज कॉम्प्रेहेंसिव। ऑफ कोर्स बेटा क्लासरूम में सारा अटेंशन, मर्जिंग नोट, दिमाग में प्रॉपर कांसेप्ट, दैट विल बी हेल्प यू आउट ओनली कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अच्छा, इसमें खास करके मेंटल अलर्टनेस का भी तड़का लगेगा। उसका रीजन है आपने एक स्टेटमेंट को पढ़ा और समहाउ आपने पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ नहीं पढ़ा और आपने उस ट्रू को फॉल्स मान लिया और आप ढूंढ रहे क्या इसका सही क्या होगा, या आपने उस फॉल्स को ट्रू मान लिया तो गया। बात सुनाई सभी को, फंडा क्लियर है? देखो फर्दर डायग्राम प्रेडिक्शन, ये एक नया पैटर्न आया है जिसके बारे में समझना बहुत खास करके जरूरी है। इसके बारे में क्लास में भी हम लोग कई बार बात करते हैं, खास करके ईवाई को जाना होगा, डीएन डुप्लीकेशन की पुस्तक में बताया था जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वहां पे बताया था क्या चीज आपको जानना नहीं है। ये खास करके बॉटनी और जूलॉजी दोनों के मर्ज करके क्वेश्चन आते हैं, मतलब बॉटनी का अलग रहेंगे, जूलॉजी का अलग रहेंगे आपको, लेकिन 5 क्वेश्चन है और इनको समझना इसलिए जरूरी है कि 5 क्वेश्चन दैट कम्स टू द 25 मार्क्स। बात सुनाई आपको,
जब ध्यान दीजिएगा इसमें जो पार्ट, अच्छा एक भी चीज और वापस है, ये भी केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं पूछे गए क्योंकि वहां पे डायग्राम ऑफ कोर्स लगभग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस बेस पे वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्हाट स्किल्स इज बेसिकली रिक्वायर्ड, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड डीप नॉलेज। खास करके एक सेक्टर हम लोग लेते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन का, हम लोगों ने समझ में पढ़ा होगा सभी को ध्यान। जैसे अगर हम अलगा की बात करते हैं तो स्पार्क वगैरह की लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ते हैं, म्यूकर की बात करें तो इन सेंस ऑफ संजय हम लोग पढ़ते हैं। इस तरीके से हम एक एक ग्रुप को समझने के लिए एक टिपिकल ऑर्गेनिज्म की चर्चा करते हैं। खास करके ईटी बाय वाले बच्चों को ध्यान आ रहा होगा, अभी हम लोगों ने बात करी है क्लास में, वेयर आर द ईटी बाय स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड, नो एट द बैक साइड। चलिए कुछ आगे नहीं है, ओके भाई। तो आपको ध्यान आ रहा होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बकायदा वहां पर कुछ टिपिकल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर विल डू द स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर ग्रुप, हम उस साइकिल ग्रुप के बारे में कोई स्टडी करते हैं। हमने एक पढ़ा, उससे रिलेवेंट क्लासरूम में दो तीन को समझा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने क्लासरूम में एक बार गाइडेंस लेने के बाद में घर पे जाके उनके डीप नॉलेज को करना है। मतलब क्या भाई, हमने अगर एक टिपिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में ध्यान से समझा है तो घर पे उसी से रिलेटेड जितने भी और ग्रुपिंग एग्जांपल हो सकते हैं जो कि आपके रेफरेंस गाइड में दिए होते हैं, आपको उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ताकि आप उन क्वेश्चन को समझ पाएं। उन क्वेश्चन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि बकायदा वहां पर कोई डायग्राम देगा, उसके ए बी सी डी मतलब दैट मीन अननोन नेमलिंग देगा और आपको उसको पढ़ करना है कि आगे इस ए पार्ट का नाम क्या है, बी पार्ट का नाम क्या है। जैसे इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था ब्रायोटेरिस के ऊपर, कुछ बच्चों को ध्यान आ रहा होगा, कॉल्यूमेला और इस तरह के पार्ट जो अपन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर आते हैं। तो कृपया करके ध्यान से इसको क्लासरूम में पहले तो समझें, बी अटेंटिव होकर, और उसके बाद घर जाकर उससे रिलेटेड मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है उनकी प्रैक्टिस आप करने की कोशिश करें। हम आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट लॉन्ग एंड आंसर। दैट इज व्हाट, ये जो पैटर्न है ये बहुत ही पुराना सा पैटर्न सभी को मालूम है। कुछ मार्क्स वेटेज जो होता है वो 2 3 5 के हिसाब से अक्सर होता है, जिसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वहां पर जो भी क्वेश्चन आए उसमें डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है। सर ये काम तो बहुत समय से किया हुआ है ना, नॉट एट ऑल। इसमें फिर एक नया काम, वहां पर आपको जो आंसर शीट दी जा रही है सीबीएसई में, दे विल प्रोवाइड यू द स्पेसिफिक स्पेस, आपको उसी स्पेसिफिक स्पेस में आपको वहां पे सारी कहानी लिखनी है। हालांकि आपने देखा होगा जब अपन 11 12 लेवल पर भी उन क्वेश्चन को जब अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं लिखते हैं तो बकायदा वहां पे लिखा रहता है कि यू हैव टू आंसर इन 30 वर्ड 30 to 50 वर्ड, लेकिन बकायदा 30 और 50 वाला है तो जिसमें जब तक 100 वर्ड नहीं लिखे तो अपना पेज भरता ही नहीं है। बनवाइए आजकल खास करके सीबीएसई की हम बात करें तो उन्होंने बकायदा उस तरह के क्वेश्चन को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया है। मतलब रफली वो लोग मान लेंगे कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने 3 लाइन में मांगा है और आपने उसके लिए 6 लाइन लिखी है तो हम आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम खास करके यहाँ पर आईओआई वाले बच्चे और पीटीआई वाले बच्चे दोनों ध्यान से सुनेंगे। वहां पर उनका एक नया पढ़ना है जिसमें वो 3 लाइन के बाद में चौथी लाइन, 5वीं लाइन और 6वीं लाइन को पढ़ेंगे नहीं, मतलब यू वोंट गेट द मार्क्स। ये सीबीएसई का डायलॉग आ चुका है तो सभी लोग ध्यान रखें कि जब अगर उन्होंने 30 to 50 वर्ड बोला है तो 30 to 50 वर्ड का मतलब है कि यू हैव टू आंसर इन 2 to 3 लाइन ओनली। अगर आप उसमें पढ़ाते हैं तो वो आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, सभी को पढ़ना चाहिए। मतलब इन अ गिवन स्पेस ओनली यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव टू राइट एग्जैक्टली, जितना आपको लिखना है उतना ही लिखें और जो लिखना है वो बहुत ही कंसेप्चुअल लिखें, टू द पॉइंट। सभी को पढ़ना चाहिए। इसकी खासियत क्या है इस क्वेश्चन की, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप देखते हैं कि 10 क्वेश्चन, दैट मींस दूसरा पेपर जो है वो पूरा इसी पर बेस्ड रहता है और इसके लिए व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, दैट इज थॉरो नॉलेज। ऑफ कोर्स आप पूरे क्वेश्चन में देखिए 28 क्वेश्चन का वेटेज है, टोटल 40 क्वेश्चन अपने पास हुए। अगर 40 क्वेश्चन में 28 मतलब दैट इज मोर देन 50% और अदर फिगर से एंड लगभग 40 है तो उसके हिसाब से तो लगभग 3/4 हो चुका है। तो 3/4 पोर्शन के लिए आपको क्या लगेगा, आपको दैट इज थॉरो नॉलेज। जब आपको पूरा पैटर्न आता होगा पूरे सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के बारे में पूरी इंटर नॉलेज होगी, देन ओनली यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर। सभी को पता क्या है बात में आ गया। अच्छा यहाँ पर एक खास बात हम लोग अक्सर मानते हैं खास करके मेडिकल पर एक कॉमन फैक्ट होता है या कहा है कि कॉमन स्टेटमेंट जब दिमाग में जनरेट कर लेते हैं कि हम तो मेडिकल वाले हैं। अब मेडिकल वाले का मतलब क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री तो अपने को आधी पढ़नी है या कम पढ़नी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा लगानी है। डोंट डू दैट। व्हाट इज इसका रीजन है कि अगर आप इन 10 क्वेश्चन को देखने जाएंगे, सीबीएसई मेंस के पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उन क्वेश्चन का लेवल किसी भी हद पर आईआईटी के लेवल से कम नहीं है, किसी भी हद पर। आपको ध्यान होगा कि आईआईटी के अंदर हम लोगों ने सुना कि वहां पर अधिक ऑब्जेक्टिव पैटर्न शुरू हुआ, इसके बाद सब्जेक्टिव पैटर्न था, तो वो सब्जेक्टिव पैटर्न का जो क्वेश्चन का प्रोग्राम वहां पूछा जाता था लगभग उसी लेवल का पैटर्न का क्वेश्चन यहां पर सीबीएसई मेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पर खास करके बहुत ज्यादा ध्यान दें। सभी को पता क्या है, चलिए वी गो फर्दर।
इस एग्जाम के अंदर हमने ऐसा कहा था कि दो पेपर होने वाले हैं, both containing 20 questions. The first paper will be of biology, which include botany and zoology, and second will be of chemistry and physics. जहां पर सेपरेशन आया है कि 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, 10 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी कि बायोलॉजी के पेपर में बॉटनी और जूलॉजी में ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है, दे आर टेकिंग एज द सेम। वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो कि सीबीएसई मेंस के जो डायग्नोसिस आपको यहां समझाए जाएंगे, तो आपको उस पर्टिकुलर पैटर्न, उस पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक में कैसे पूछे गए, अभी आने वाले पैटर्न आपको बताएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चलता है दूसरा मेन टारगेट, दैट इज व्हाट, एमपीपीएम। अब एमपीपीएमटी के लिए कुछ बच्चे मान के चलते हैं कि सबसे सरलतम एग्जाम, वो सरलतम एग्जाम है या नहीं है, वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। आज पूरे 6 घंटे में लगभग ये बात होने वाली है कि कौन सी एग्जाम का क्या लेवल है। लेकिन एमपीपीएमटी का एक आउटलुक देखें, जैसे हम जानते हैं 200 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स कितने हैं 200 बाय टेस्ट, क्योंकि राइट के लिए यू अवॉर्डेड है प्लस 1। और यहाँ पर एक खास बात, एक राहत की बात कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हैं? तो यहाँ पर कुछ लोगों ने सोच लिया सर तुक्के की आजादी, नॉट एट ऑल, तुक्के की आजादी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या सोचना है वो आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपको जब एक पेपर सॉल्व करना है, सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं बायोलॉजी के पेपर, ठीक है, वैसे 100 क्वेश्चन सपोज भी काम मतलब पहले बोल दिया था आने ही चाहिए, कोई कमी पेशी नहीं चलेगी, कोई आएंगे 101 नहीं देगा, 99 नहीं देगा। लेकिन आपने जब 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो व्हाट एटीट्यूड यू हैव टू फॉलो इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, आपने पहले एक बार अटेम्प्ट किया, एक बार अटेम्प्ट किया मतलब आपको आप पहले वहां की जो एक आंसर बुकलेट होती है और एक क्वेश्चन बुकलेट होती है, आपने पहली बार जो अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन बुकलेट में अटेम्प्ट करना है। ये क्लास में कुछ बच्चों को बता चुके हैं कि आपने पहले उसको अटेम्प्ट किया, आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से पहली बार में 1 घंटा जो आपको समय मान लीजिए वहां पर 2 घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटे के अंदर लगभग आपने 70 से 80 क्वेश्चन कर लिए। अब जो 20 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उसे छोड़ने की जरूरत है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही, आपने तो उसी वक्त छोटे कर देना है, नॉट एट ऑल, डोंट डू दैट। कई बार हम जब मोनोटोनस हो जाते हैं तो गलती के चांसेस ज्यादा बनते हैं, तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको जो क्वेश्चन का आंसर श्योर शॉट लगता है केवल आपको उन्हीं को टिक करना है, और जो आपको नहीं लगता उसको आपको समय के लिए छोड़ दीजिए। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि बायोलॉजी के पेपर में उतना टाइम नहीं लगता, और टाइम नहीं लगता तो आप वापस एक रीथॉट दे सकते हैं, और वो तब दे सकते हैं जब तक कि आपने मार्किंग नहीं करी है आंसर शीट के अंदर। और जैसे अभी फिलहाल एमपीपीएमटी के अंदर भी एक काम शुरू हो चुका है कि पहले चलता था पेंसिल से मार्किंग, अब शुरू हो चुका है पेन से मार्किंग, तो यू कैन चेंज द आंसर। तो आपको उस पेपर पर एक रीथॉट, क्योंकि आपके पास टाइम है तो देना जरूरी है, और क्योंकि खास करके देखें तो पहले एक समय था जब एमपीपीएमटी का जब फिजिक्स और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन पूछे जाया करते थे, लेकिन आज की तारीख में वहां पर एक पेपर में फिजिक्स के 50 और केमिस्ट्री के 50 होने से आपको कहीं ना कहीं टाइम की रिलैक्सेशन मिल रही है, और आप इजीली उसके ऊपर उस पेपर पे रीथॉट दे सकते हैं। अगर आप रीथॉट दे रहे हैं तो उसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इस पेपर में चूंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप वहां पर जो क्वेश्चन नहीं आते उस पर तुक्का लगाने की जगह यू हैव टू गो फॉर द ब्रिलियंट गैस। एक शब्द समझेगा, कौन सा वर्ड है, दैट इज ब्रिलियंट गैस। इसका मतलब क्या, आपने गैस को करना है, शुद्ध निर्णय में तुक्का तो लगाना है, लेकिन ब्रिलियंट सोच के साथ आपको वहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको एक बार उससे बात करी थी कि अगर 4 आंसर हैं और उन 4 आंसर को हमने 4 लेवल पर डिवाइड किया, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सपोज फर्स्ट वन इज नियरली राइट, बी ऑप्शन इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज रॉन्ग, एंड व्हाट द डी इज दैट इज एग्जैक्टली राइट। अब जरा सभी लोग बताइए कि आप उस एग्जाम में होते और एक क्वेश्चन आपको दिया जाता, वेयर यू आर बिट ऑफ कंफ्यूज, आप वहां पर किस ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश करते? व्हाट ऑप्शन आ गया, नियरली राइट, रॉन्ग दैट इज बी, सी अगेन द रॉन्ग। अच्छा ध्यान रखना, पहले बता दें ये जो एबीसीडी हमने बताया कि भाई पहला नियरली राइट है, दूसरा और तीसरा जो है रॉन्ग है, और चौथा जो है एग्जैक्टली राइट है। वहां पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन किसी ऑप्शन में नहीं आते, रैंडमली आगे पीछे हो सकते हैं। अपन एक एग्जांपल है, तो आप जरा सभी लोग बताइए, आवाज सभी के पास है, साथ में लाए, सभी लोग बताइए किस ऑप्शन तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं? एग्जैक्टली राइट, व्हाट आर दे, है ना, एग्जैक्ट करना चाहेंगे आप लोग। वी डोंट वांट टू विश कि हम वहां पर नियरली राइट पे लगाएं, क्योंकि नियरली राइट का सेंस हमने क्या करा था, वो नियर टू राइट है, मतलब मैक्सिमम टुवर्ड्स रॉन्ग। मतलब आपको वहां पर अगर उस ऑप्शन को देखकर आपने सोचा यार ये सही है क्या, तो आपको लगेगा इल्यूजन आएगा सही, लेकिन आपने ये सोचा कि किस किस कैरेक्टरिस्टिक के साथ दिस ऑप्शन शुड बी इनकरेक्ट। मतलब वहां पर आपको ऑप्शन क्लिक करके बताएगा हां मैं इसी जगह गलत हो सकता हूं, लेकिन एग्जैक्टली राइट आंसर क्या बताएगा? अगर आपने पहले ये सोचा कि कैसा सही है तो हां सही लग गया, लेकिन आपने दूसरा एंगल सोचा कि कैसे ये गलत हो सकता है, तो आपको लगभग ऐसा कोई पॉइंट वहां नहीं मिलेगा जिससे कि आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को इनकरेक्ट साबित कर पाए। और रॉन्ग को तो आपने दे दिया नेगेटिव अप्रोच से, मतलब आप यहां पे उल्टे कर, पहले आप ढूंढते कि सही कौन सा है, अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं,
गलत कौन सा नहीं है, बात समझ रही है? तो दैट विल बी रियली हेल्प यू आउट कि आप वहां पर एक ब्रिलियंट गैस लगा पाएंगे, आप ये सोच पाएंगे कि ये ऑप्शन आगे कहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डाटा से रिलेट होना चाहिए। सभी को बात समझ आ रही है? तो डोंट गो फॉर तुक्काबाजी, जस्ट मेक अ ब्रिलियंट गैस, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। खास करके अगर एमपी फैमिली की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे बेटा ध्यान देना कि वहां पर कट ऑफ लेवल बहुत ज्यादा होता है, ये बातें अपन आगे करने वाले हैं। तो कट ऑफ लेवल अगर ज्यादा है तो आपकी एक छोटी सी गलती, rather we can call it a silly mistake, और सभी ने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, that is what silly mistake leads to what death only। याद हो रही हो? अरे हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखिए टाइप का क्वेश्चन है, तो जैसा मैंने पहले 4 सब प्रॉब्लम बनाए थे, लगभग बातें वहां पर वैसी की वैसी है। यहाँ पर खास बात क्या जानने की जरूरत देखिएगा, इसके लिए तो वही चाहिए जो इसके बारे में हम प्रीलिमिनरी एग्जाम में बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपने देखा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लगभग 33, अगेन कंसेप्ट बेस्ड अगर हम बात कर रहे हैं 48, एप्लीकेशन बात कर रहे हैं 90, एक कंसेप्ट जो हमने बायोलॉजी की बात की। केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं डाटा थोड़ा चेंज हो चुका है, 25 देन 90 फॉर द कंसेप्ट बेस्ड, फार्मूला के लिए लगभग 4 है, एप्लीकेशन बेस्ड के लिए लगभग 2। फिर इसमें आते हैं एप्लीकेशन के 7, 11, 28। मतलब एक सेंस तो ये निकला कि यहां पर फिजिक्स के पोर्शन में एमपीपीएमटी में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे आते हैं, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला। मतलब यहां पर एक जो स्किल्स की हमने बात करी, एक फार्मूला क्वेश्चन को करने के लिए मेंटल अलर्टनेस, ये बहुत खास रिक्वायरमेंट की बात। सर जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई सीरियसली प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, खास करके बायोलॉजी सेक्शन के या किसी भी सेक्शन के, केमिस्ट्री और जो आपका केमिस्ट्री में फिजिक्स भी है, वो थोड़ा सा टफ होते हैं, पर ऐसा मान के चलो ठीक है, वहां पे कट ऑफ लेवल भी कम होता है। तो अगर वहां पे आपकी गलती होती है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होती है तो वो कहीं हद तक क्षम्य है। शुद्ध हिंदी में कहा है, हिंदी वाले खुश हो चुके होंगे, अंग्रेजी वालों को बुखार आ गया नहीं, क्षम्य मतलब कहीं हद तक अपन उसको माफ कर सकते हैं। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर, तो आपको ध्यान रखना है इस साल का एमपीपीएमटी का कट ऑफ कितना था, 88.87। दैट व्हाट डज मीन, अगर आपने ऐसा सोचा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो टफ होता है, अपन को छोड़ दे 25 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, मतलब एक बात तो पहली ये हुई कि आपको बचे हुए 175 क्वेश्चन जो है, दैट इज 175 अंग्रेजों याद है 175, तो 175 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। 175 क्वेश्चन इनको करेक्ट करने हैं, और अगर करेक्ट कर दिए तो यू विल बी अवॉर्डेड 87.5% ओनली, मतलब दैट इज ऑलमोस्ट 1% फार टू द अदर मोर देन दैट, 1% आप दूर हो चुके हैं कट ऑफ परसेंट है। मतलब आपकी इतनी मेहनत किसी काम की नहीं, जो दिल्ली का पुराना डायलॉग दही भैंस पानी में, बात समझ आ गई सभी को? तो प्लीज डोंट स्किप अ सिंगल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ द एमपीपीएमटी। आप किसी भी क्वेश्चन का ना छोड़े, ना केमिस्ट्री की बात, ना फिजिक्स के अंदर, ना कभी बायोलॉजी के अंदर, व्हाट इज योर इंक्लूड वो सभी को पढ़ना गया है बेटा। ये जो बात अभी हमने करी 2 एग्जाम के बारे में, थोड़ा सा हम आगे और बढ़े प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे एक हल्की सी क्लास बात हम जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन, साइंस के 100 क्वेश्चन, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर भी बायोलॉजी का वेटेज कितना है 50%। लेकिन याद रखना, पहले अभी रिमाइंडर दिया था कि यहाँ पर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ नहीं करते हैं, तो आपकी समझ लीजिए कि साइंस का दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वहाँ का ये 50% का वेटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना क्या है। अब वी गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने 2 एग्जाम के बारे में बात करी, दैट वाज एएमटी, दैट इज व्हाट वी कॉल इट सीरियसली, और दूसरा एमपीपीएमटी। ये अपने प्रीमियर टारगेट होते हैं इन एग्जाम को जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लगभग सारे ही बच्चे देने